Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can with Divya Mishra. As you all know, we have completed acids in our last lecture, and in this video we are going to complete bases. So let's start. So let's talk about bases. बेसिस जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक लाइन आनी चाहिए. जैसे हमने एसिड्स पढ़े थे, तो एसिड्स में सबसे पहले हमने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, जिनके बेसिस पे उसके बाद हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने इंडिकेटर्स पढ़े, फिर हमने उसकी जो रिएक्शंस करी थी वो सब समझे. अब हमें समझना है बेसिकली बेसिस के बारे में, तो इनकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसमें आती है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. ठीक है, जैसे एसिड सार होते थे, खट्टे होते थे टेस्ट में, ये जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं टेस्ट में. जब आप किसी बेस को टच करते हो तो बहुत ज़्यादा सोपी फीलिंग आती है आपको, और ऐसा लगता है स्लिपरी सा, कुछ हाथ से फिसल जाएगा इस टाइप का. तो क्या हो गया? बेसिस आर सोपी टू टच. गॉट इट? सबसे पहले बेसिस आपके कड़वे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं टच में. जैसे आप इनको टच करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, हाथ से फिसल जाएंगे. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये एक आपका बेस है. ठीक है, इसके बाद आपका बेस आप ले लो जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड सॉरी, ये भी आपका एक बेस है. ठीक है, इसके बाद जब हम एसिड्स को पानी में डाल रहे थे तो वो H+ आयन रिलीज कर रहे थे. ठीक है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी बेसिस की भी होती है. जैसे ही हम बेसिस को पानी में डालते हैं और तो ये बेसिस जो होते हैं वो OH- आयन्स रिलीज करते हैं. रिलीज OH- आयन्स इन वाटर. ठीक है, अब एक चीज कॉमन आप देखो, अगर इन दो एग्जांपल्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या है? हाइड्रोक्साइड. फाइन. इसके अलावा कैल्शियम. हमने पढ़ा, एक चीज देखा जाए तो ये दोनों मेटल्स हैं. ठीक है, और हाइड्रोक्साइड ये कॉमन है. तो हम कह सकते हैं कि मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, कह सकते हैं. क्योंकि देखो, आप कोई भी एग्जांपल, इसके आगे भी मैं फर्दर आपको ये चीज़ नोटिस कराऊंगी कि जैसे ही कोई मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है तो क्या नेचर करता है? बेसिक नेचर करता है. जैसे मेटल के ऑक्साइड्स कैसा नेचर दिखा रहे थे? बेस नेचर दिखा रहे थे ना. जब एसिड की रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड से करी थी तो मेटल ऑक्साइड आपको बेसिक नेचर दिखा रहे थे, और जब आप उसकी एसिड से रिएक्शन कर रहे थे तो फाइनली सॉल्ट और वाटर बन रहा था, जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ठीक है, वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड का भी नेचर होता है बेसिक. ये भी बेस की तरह ही एक्ट करता है. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं OH- आयन्स की, कि बेस को हम जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो OH- आयन रिलीज करेगा. अब कौन सा बेस कितना OH- आयन रिलीज करेगा, इसके बेसिस पे हमने बेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड आता है वीक बेस. जैसे हमने एसिड्स में बात की थी वैसे ही हम बेसिस में भी बात करेंगे. स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? जैसे ही आप किसी बेस को वाटर में डालोगे वो अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा. जैसे एक यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें पानी है. ठीक है, आपने ऊपर से बेस डाला. ठीक है, तो इस बेस ने क्या किया? आपने सारे OH- आयंस डिसोसिएट कर दिए, सब पानी में रिलीज कर दिए. तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एग्जाम्पल होता है NaOH. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, इसके अलावा वीक बेस की बात कर लेते हैं. वीक बेस को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो पार्शियली वो अपने OH- आयंस को डिसोसिएट कर देगा. OH- आयंस आएंगे बट पार्शियली मतलब सारे OH- आयंस वो डिसोसिएट पानी में नहीं करेगा. तो इसको हम बोलते हैं वीक बेस. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अमोनिया,
जिंक हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेसिस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला, बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। दूसरा, ये इसको टच करते हैं बहुत सोपी सी फीलिंग आती है, और ये क्या नाम है, हमारे हाथ से फिसल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। कौन सा बेस कितना OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, इसके बेसिस पे हमने बेसिस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में जाते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक बेस पानी में जाके पार्शली डिसोसिएट होते हैं। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, और हमने उस एग्जाम्पल से एक चीज़ नोटिस की कि जो मेटल के ऑक्साइड तो बेस की तरह बिहेव करते थे, ये हमने एसिड्स में ही पढ़ लिया था। अब हमने देखा कि मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधा ही बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आप कहोगे कि मैम आपने इंडिकेटर्स के बारे में तो यहाँ पे बताया ही नहीं। तो जब हम एसिड्स पढ़ रहे थे तभी हमने इंडिकेटर्स की बेसिस से भी रिलेटेड बात कर ली थी कि कौन सा इंडिकेटर बेसिस के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर दिखाता है, उस तरीके की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब सीधा आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या हुआ कि बेसिस किसी केमिकल के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, हम बेसिकली उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं जब बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ओके। सबसे पहले हम मेटल्स के साथ बेसिस की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो एक मेटल ले लेते हैं, मेटल की रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ, और प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चरल रिएक्शन है। जब किसी मेटल की रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो कोई मेटल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लो, ठीक है। बेस ले लो NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और ये हमारा हो गया जिंक मेटल, ठीक है। जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रही थी? हाइड्रोजन गैस, वो रिलीज हो जाएगी। इस हाइड्रोजन गैस के चलते ही, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसी के चलते ही हम बेसिस को भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। कोई आपसे पूछे कि बेसिस को आप मेटल कंटेनर्स में रख सकते हो, तो अब बिग नो। क्यों? क्योंकि आप जो मेटल होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उस हाइड्रोजन गैस की वजह से ही हम उसे मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिस की। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ी रिएक्शन बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो Zn हमने एक मेटल को उठाया और बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, उसमें बनाया इसने एक सॉल्ट, सोडियम जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। और इस हाइड्रोजन गैस की वजह से ही हम किसी भी बेस को मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक बना लेते हैं, जैसे कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, इसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लिया? CO2, और ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे किसी बेस के साथ। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर। जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ये साइड में लिख देती हूँ,
जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। वैसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब आप किसी एसिड की रिएक्शन बेस से, अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एसिड की तरह, ठीक है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है इसकी, बेस से। तो क्या हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक नॉन मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा दी और बना लिया अपना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर हमें ये पता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराई तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उसमें किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एक एसिड की तरह, और फाइनली बन गया सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो अब इसके साथ एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमें पता ही है CO2। अब एक बेस ले लेते हैं, जैसे लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उठा लेते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं ना, स्लेक लाइम। तो आपको कॉमन नेम पता होनी चाहिए, तभी आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि सीधा ही स्लेक लाइम से क्वेश्चन आएगा। कोई नहीं बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो आप समझ जाओगे कि CaOH का होल टॉइस है। ठीक है, तो स्लेक लाइम से क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्या बना देगा, बन रहा है एक सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बन रहा है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट बन रहा है और साथ ही साथ निकल रहा है पानी, तो H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेस की रिएक्शन एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करा दी। सबसे पहले हमने अपना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, देखा कार्बन एक नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, बन गया CO2। ठीक है, और CO2 हमारा हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर हमने एक चीज़ याद रखी हुई है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस की तरह, लेकिन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह कर रहे हैं, रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे हैं, तो एसिड एंड बेस गिव सॉल्ट एंड water. The reaction between acid and base gives salt and water. Hence, you can say that it is a neutralization reaction. Neutralization reaction में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, isn't it? बनाते हैं ना, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड बेस का, बेस एसिड का। ठीक है, वाइस वर्सा वाली बात है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया इसका, जिसमें हमने एक मेटेलिक ऑक्साइड जो हमने यहाँ प्रिपेयर किया था उसको ले लिया और स्लेक लाइम से उसकी रिएक्शन करा दी, बना हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और बन गया वाटर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आती है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ ली मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड की रिएक्शन पढ़ ली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, हमने बेस की रिएक्शन पढ़ ली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम उनको रिएक्ट करा रहे थे जो एसिड्स की तरह या बेसिस की तरह बिहेव कर रहे थे, और फिर हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था और प्रॉपर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हमने प्रॉपर एसिड और प्रॉपर बेस की ही रिएक्शन करा दी है, तो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चरल रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, इतना तो अभी तक आपको न्यूट्रलाइजेशन में समझ में आ ही गया होगा कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बन जाएगा यहाँ पे सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर बन जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि एसिड रिलीज करता है H+ आयंस, पढ़ा था जब एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब हमने बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने बात की कि बेसिस रिलीज करते हैं वाटर में OH नेगेटिव आयंस। तो एसिड्स बेसिकली क्या देंगे वाटर में, H+ आयंस, बेसिस देंगे OH नेगेटिव आयंस, और क्या बन जाएगा H2O, ये बना लेते हैं वाटर।
ठीक है, यहाँ से H प्लस आइंस आए, यहाँ से OH नेगेटिव आइंस आए, तो H प्लस दोनों काउंटर हो गए और बन गया H2O। तो ये वाटर का फॉर्मेशन तो हो गया है यहाँ से। ठीक है, एसिड नलिफाई कर देता है बेस का इफेक्ट और बेस नलिफाई कर देता है एसिड का इफेक्ट। तो जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन, वो भी मतलब एक पॉइंट आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम एसिड और की बेस की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो दोनों का ही इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा और बनेगा एक न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एसिड, मैंने रिएक्शन कराई H2SO4, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई बेस के साथ। ठीक है, बेस मैंने ले लिया एक, ठीक है, NaOH ले लिया मान लो, तो मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा Na2SO4। Na2, Na यहाँ से आया और सल्फेट यहाँ से आया, क्योंकि ये जो H प्लस था और ये जो OH नेगेटिव आइंस थे, ये तो उसने तो वाटर मिलके बना दिया, दोनों मिलके क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए थे ये सोडियम और ये सल्फेट SO4, इन्होंने मिलके बना दिया सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ आपका रिलीज हो गया वाटर। और ये वाटर कैसे रिलीज हुआ, एसिड ने दिए H प्लस आइंस, बेस ने दिए OH नेगेटिव आइंस, और फाइनली हमारे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड उसमें H प्लस आइंस रिलीज करता है, बेस OH नेगेटिव आइंस, और बन जाता है वाटर, और साथ ही साथ बन जाता है सॉल्ट। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से बनाएंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, क्योंकि एसिड बेस का इफेक्ट नलिफाई कर देगा और बेस एसिड का, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ लिख देते, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, ना एसिड है ना बेसिक है, तो सॉल्ट कैसा बन रहा है, एकदम न्यूट्रल। कब, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो भाई कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई कम स्ट्रॉन्ग नहीं, दोनों ही अपने आप में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, तो अफेक्ट भी कैसा आएगा, न्यूट्रल, दोनों एक दूसरे का अफेक्ट नलिफाई कर देंगे। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आपके कैसा एसिड होगा तो सॉल्ट किस टाइप का बनेगा। मैं ऐसा हमेशा नहीं बोलूँगी कि हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। ठीक है, हमेशा नहीं बनता है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और साथ ही साथ आपने वीक बेस ले लिया तो मतलब जो सॉल्ट बनेगा उसमें कैसा इफेक्ट आएगा, एसिडिक इफेक्ट आएगा। तो हमने ये तो देख ही लिया था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे थे, है ना। व्हाट इफ दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द बेस इज वीक, बेस हमारा क्या हो गया, वीक, W फॉर वीक एंड S फॉर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, जो ताकतवर होगा उसका इफेक्ट आएगा सॉल्ट पे, तो सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। होगी ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन, बट जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसका इफेक्ट सॉल्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं ले लेती हूँ एक वीक एसिड और उसकी रिएक्शन कराती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो इफेक्ट कैसा आएगा सॉल्ट पे, बनेगा बेसिक सॉल्ट, और साथ ही साथ होगी वाटर, साथ ही साथ होगा वाटर रिलीज। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही आपका बेस है, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि भाई दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही एक दूसरे का इफेक्ट कर देते हैं नलिफाई। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग था तो बेस मतलब वीक था, तो वीक के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सारा का सारा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का नलिफाई कर दे, तो इसलिए सॉल्ट बन गया एसिडिक। यहाँ पे वीक एसिड के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई कर दे, तो यहाँ पे बन गया बेसिक सॉल्ट।
लेकिन जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कभी आपको पूछ सकते हैं कि मतलब कि अगर आपको एसिड दे दिया स्ट्रॉन्ग, आपको बेस दे दिया वीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि इफेक्ट बताओ सॉल्ट पे कैसा आएगा, तो आप बोल सकते हो कि एसिडिक, क्योंकि एसिड आपका उस टाइम स्ट्रॉन्ग है। जब ऐसे रिएक्शन देंगे और आपको बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट भी बनेगा बेसिक, और जब ऐसा तो न्यूट्रल। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो दोनों ही एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे नलिफाई कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल आपको बताता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने H+ आयंस हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? आपको H+ आयन की कंसेंट्रेशन बता रहा है। ठीक है, पीएच, पी यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है पोटेंस को, पोटेंस को, और पोटेंस का जर्मन में मतलब होता है पार, पार इन जर्मन, जर्मन में इसका मतलब होता है पार। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? आपको पार बता रहा है कि किसी सॉल्यूशन में कितने H+ आयंस हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक मेजरिंग स्केल है तो नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। इसका जो स्केल है वो 0 से लेकर के 14 तक लाई करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 0, 14 समझ लेते हैं और बीच में हम ले लेते हैं 7। अगर किसी सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया और वो 7 का उसने बताया कि ये पीएच इसका 7 है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है न्यूट्रल। ठीक है, अगर पीएच की रेंज आई 0 से लेकर के 7 तक तो उसको हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है एसिडिक। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का 7 से लेकर के 14 के बीच में आया है तो हम उसे बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है बेसिक। ठीक है, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स 14 जाएंगे सॉल्यूशन विल बी मोर बेसिक, बेसिसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 14 है तो जो 14 वाला है वो ज़्यादा बेसिक होगा सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही एसिड की तरफ बात कर लेते हैं। कोई सॉल्यूशन जितना ज़्यादा 1 की तरफ जाएगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 5 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 है तो हम बोलेंगे कि 1 वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पीएच स्केल की बात। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पीएच अगर ज़्यादा है 7 से तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक। ठीक है, अगर पीएच इक्वल टू है 7 के तो वो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। फिर अगर पीएच कम है 7 से तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये स्केल है जो 0 से लेकर के 14 तक का आपको मेजरिंग बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। अगर कोई सॉल्यूशन 7 ना रहा है उसका पीएच तो वो सॉल्यूशन हो गया आपका न्यूट्रल। 7 से कम, जितना कम होता चला जाएगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और अगर सॉल्यूशन कोई टुवर्ड्स 14 चला जा रहा है तो उसका जो बेसिक नेचर है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब टुवर्ड्स 14 उतना ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इस पीएच का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग सब जितने हैं ऑर्गेनिजम्स वो एक सर्टेन पीएच रेंज में ही प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जैसे 7 से लेकर के 7.8 तक की रेंज में ही नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा भी आगे या इससे थोड़ा सा भी पीछे फिर बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी किस फंक्शनिंग मतलब 7 से 7.8 की रेंज में ही हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी। और वैसे भी जैसे एसिड रेन की आप बात करते हैं तो एसिड रेन का मतलब क्या हुआ कि जो रेन वाटर का पीएच है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो गया है। जब रेन वाटर का पीएच जो है वो लेस देन 5.6 हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसे एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन बोलेंगे। ये एसिड रेन बेसिकली होती क्या है? एसिड जो हम लोग इतने सारे फ्यूल्स जला रहे हैं मतलब नेचुरल फ्यूल्स जला रहे हैं प्लस इतनी सारी ऑटोमोबाइल्स इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं तो सब वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं।
उसमें से निकल रहे हैं सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब रेन वाटर होता है तो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारी गाड़ियां हैं उन सब में से निकल रहे हैं सल्फर के ऑक्साइड्स मतलब SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये जो सल्फर और नाइट्रोजन निकल रहा है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर के ऑक्साइड्स बना रहे हैं और NO2 ये बन रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो जब अगर मान लो रेन हो गई तो ये रेन के वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये बना लेता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यही एसिड हमारी रेन के साथ आता है और हम उसे बोलते हैं रेन एसिड। उस रेन का pH लेस देन 5.6 होता है। इमेजिन कि हम pH रेंज में बात कर रहे थे 7 से कम, ये तो 5.6 है, बहुत ही कम हो गया। इससे जैसे ही नीचे जाएगा उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन, ठीक है। और ये एसिड रेन जब सॉइल पे जाएगी तो सॉइल को डिस्टर्ब करेगी, एक्वेटिक एनिमल्स की तरफ जाएगी, वाटर बॉडीज़ में जाएगी, रिवर्स में जाएगी, पॉन्ड्स में जाएगी, ओशंस में जाएगी, जिसमें भी जाएगी उसे पॉल्यूट करेगी। और वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका जो उनका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक pH है जिस रेंज में वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं वो डिसबैलेंस हो जाएगा और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी। सो बेटर कि ऐसे जो, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें अपना जो पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। हमने बात कर ली कि एसिड रेन कैसे वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यही एसिड रेन जब सॉइल के ऊपर पड़ती है तो सॉइल को भी अफेक्ट करती है। अब सॉइल पे तो बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, ठीक है, तो अगर वो अफेक्ट हो जाएंगी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसका pH जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट pH पे प्रॉपरली ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसलिए pH हमें पता होना चाहिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। अगर उसका pH एसिडिक है तो उस टाइप की क्रॉप्स उस पर ग्रो की जा सकती हैं। अगर उसका pH बेसिक है तो उस टाइप की क्रॉप जो बेसिक मतलब जहाँ सॉइल का pH बेसिक चाहिए वैसी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बात कर लेते हैं अब कि सबसे पहले pH पता होना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर टाइप ऑफ क्रॉप उस पर ग्रो कर सको, ठीक है। अगर आपने उसकी टेस्टिंग करा ली तो टेस्टिंग कराओगे, अब टेस्टिंग पे अगर उसका pH या तो एसिडिक आएगा या तो बेसिक आएगा। मान लो उसका pH आया एसिडिक, लेकिन आपके लिए ये उसके लिए वर्थ pH नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब आपको इसमें बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि ये मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए। तो आप कैसे बेस ऐड कर सकते हो? हमने बात की थी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। तो हम इसमें जो प्रॉपर फर्टिलाइजर के लिए बेसिकली देखो ये टेस्टिंग क्यों हो रही है कि सॉइल का pH है डिसबैलेंस, ठीक है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र डाल के हम उसको प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं या कौन सी हम प्रॉपर उस पर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, इसीलिए ही बेसिकली ये टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। मान लो उसका pH आया एसिडिक और वहाँ पे वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करने के लिए एसिडिक pH अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम उस टाइप के फर्टिलाइज़र डालेंगे जो इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? हमें बेसिकली डालना है बेस ताकि ये इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड वो बेसिक नेचर शो करते हैं। तो हम इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालेंगे जो बेसिक नेचर शो करता होगा, जैसे कि मेटल के हाइड्रोक्साइड डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। जो फार्मर होगा सबसे पहले क्या करवाएगा? टेस्टिंग करवाएगा, ठीक है। टेस्टिंग के बाद उसने देखा कि सॉइल का pH एसिडिक है तो उसने ऐसा फर्टिलाइजर लाया जो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे और उसकी क्रॉप जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो उसने जब टेस्टिंग कराई तो सॉइल का pH आया बेसिक, अब वो क्या करेगा? उसमें कॉम्पोस्ट ऐड कर सकता है, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर है ना, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर।
ये ऑर्गेनिक मैटर इसमें डाल सकता है, ताकि ये, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब हम सॉइल के साथ करेंगे तो ये एसिड्स रिलीज करते हैं और वो एसिड्स इस बेस का जो इफेक्ट है वो नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो टेस्टिंग है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइप का फर्टिलाइज़र डाल रहे हो क्रॉप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर अपनी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। पहला कि आप उस सॉइल को प्रॉपरली आप डिटेक्ट कर पाओगे किस टाइप का उसका पीएच है, प्रॉपर फर्टिलाइज़र दे पाओगे तो ग्रोथ क्रॉप्स की अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आता है कि अगर सॉइल एसिडिक है तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक मैटर। तो हम बात कर चुके हैं कि पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉपर पीएच रहेगा तभी वो फंक्शनिंग कर पाएंगे अपनी प्रॉपर। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि पीएच बहुत ज़्यादा सॉइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पीएच प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स का इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच में, मतलब पीएच का क्या इम्पॉर्टेंस है प्लांट्स में। एक प्लांट नेटल प्लांट होता है, ठीक है, नेटल प्लांट, इसकी जो लीव्स हैं उसमें स्टिंग्स लगे होते हैं, जैसे ही आप उसको टच करोगे तो ये जो स्टिंग है ये आपके हाथ के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और वो एक एसिड रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड जब आपके हाथ में चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है और बहुत पेन होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप इसको क्लोजली स्टडी करो तो ये इसके अंदर मैकेनिज्म, ये एक तरीके का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एंट आपको क्यों, एंट में की स्टिंग जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड क्यों है उसके अंदर, क्योंकि नेचुरली ही वो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रीडेटर से। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम अपना हाथ पैर मार के या उसको मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, देयर आर लॉट ऑफ वेज, इजंट इट। बट यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके पास भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही ह्यूमन बींग्स या कोई भी इसको टच करेगा वैसे ही उसके अंदर वो मिथेनोइक एसिड चला जाएगा, उसे बर्निंग पेन होगा और वो इसको मतलब किसी भी तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ठीक है, तो ये मिथेनोइक एसिड, अब इसका कोई सॉल्यूशन भी, नेचर ने क्या किया है किसी चीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड रिलीज कर रहा है, बट उसको हम लोग को सेव करने के लिए भी उसने एक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो उसी के पास एक ऑफनली ग्रो करता है डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट की लीव्स होती हैं, ये अगर हम उस हाथ पे रब कर लें तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता होगा, बेस होता होगा। ठीक है, तभी उस एसिड का इफेक्ट कर देता है, वो खत्म, नलिफाई कर देता है, और फिर वो जो बर्निंग सेंसेशन था, वो जो पेन था, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सी की नेचर ने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम भी क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि बेसिकली उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म भी दे दिया, उसके बाद एक सॉल्यूशन भी दे दिया। तो क्या होता है, नेटल प्लांट की लीव्स बहुत स्टिंगिंग लीव्स होती है, उसमें क्या नाम है, कांटे लगे होते हैं। जब कोई उसे छूता है तो वो कांटे हमारे हाथ में घुस जाते हैं और वो बेसिकली मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं। इस मिथेनोइक एसिड की वजह से ही हम लोगों को बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ऑफनली उसके पास ही ये डॉग प्लांट ग्रो करता है। इसकी लीव्स अगर हम उस पोर्शन पे रब कर लें तो इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है और वो जो बर्निंग सेंसेशन और पेन था वो खत्म हो जाता है। सिमिलरली पीएच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम बात करते हैं कि HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pH 1.2 के आसपास होता है और ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। सोचिए, और ये जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट है इसका बहुत रेलेवेंस है, इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये HCl जो है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो जर्म्स और बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरियाज,
ये बैक्टीरियाज को किल करता है, जर्म्स को किल करता है जो हमारे खाने में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये HCl एक पेप्सिनोजन होता है, एंजाइम हमारे स्टमक में होता है पेप्सिनोजन। ये बहुत लेज़ी एंजाइम है और ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक HCl अपना अफेक्ट HCl की प्रेजेंस में ही, जब HCl एक प्रॉपर pH इसको प्रोवाइड करता है तब जाके ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी क्या हेल्प कर रहा है, ये बेसिकली HCl ही हेल्प कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, वो जर्म्स और बैक्टीरियाज को ही किल कर दे रहा है हमारे खाने में जो भी प्रेजेंट है, और फिर क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को एक एसिडिक pH प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वो पेप्सिन में बदल जा रहा है, और ये पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। जब हमारे स्टमक में हर चीज़ की एक प्रॉपर कंसंट्रेशन है, जब हमारे स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। अगर वो एसिडिटी की वजह से पेट में भी दर्द हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील होता है, ठीक है। तो जब हमारे स्टमक का pH एसिडिक है तो आप क्या उसमें ऐड करोगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बेस। तो एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, बेस ऐड करोगे ताकि वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट आपस में न्यूट्रलाइज कर दे। तो बेस हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों ही माइल्ड बेस हैं, और इसको अगर इसका इंटेक, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, इसका अगर हम इंटेक कर लें तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो खाना खाते हैं उसमें जो जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है, प्लस एक जो पेप्सिनोजन होता है, हमारे एंजाइम जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, बहुत लेजी एंजाइम है, वो हमारे उसको एसिड अपना एसिडिक pH प्रोवाइड करता है HCl और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, और ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा जब हमारी स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि हमारे स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई हो। अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमें माइल्ड बेस का इंटेक लेना होता है ताकि वो दोनों के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। तो हम कौन सा बेस ले लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो माइल्ड बेस है, इनको हम इंटेक अगर इनका कर लें तो हम एसिडिटी की प्रॉब्लम से या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस कर रही हैं हम उनको बोलते हैं एंटासिड्स। दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड्स आर नोन एज एंटासिड्स। तो यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहे हैं, एंटासिड्स का। एंट मतलब क्या, एंटी है, मतलब एसिड्स के एंटी है, मतलब क्या, बेसिस का काम कर रहे हैं बेसिकली। तो इट्स नॉट अ बिग डील, एंटा एसिड्स हो गए जो एसिड्स का इफेक्ट रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एंटा एसिड्स का ही इंटेक कर रहे हैं ताकि वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन टूथ डीके। टूथ डीके, एज यू ऑल नो द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इज एनिमल हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का ये एनिमल बना होता है, ठीक है। टूथ डीके में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसका कुछ लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स बच जाते हैं, प्लस उसके जो शुगर्स होते हैं अगर वो हमारे माउथ में रह जाते हैं तो वही बेसिकली हमारी टूथ डीके का रीज़न होते हैं। कैसे, हमारे माउथ में होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल पे अटैक करते हैं, क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और इसमें जो शुगर्स प्रेजेंट है या शुगर प्रेजेंट है उस पे अटैक करके बना लेते हैं एसिड्स। क्या हुआ,
हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, हमने जो खाना खाया उसकी वजह से कुछ लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है। उस लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल में है शुगर, ठीक है। जब बैक्टीरिया ने उसके ऊपर अटैक किया फूड पार्टिकल के ऊपर, तो उस शुगर को उसने शुगर के साथ मिलके उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया और बना लिए एसिड्स, ठीक है। ये एसिड्स अल्टीमेटली जाते हैं, अटैक करते हैं एनिमल पे, ठीक है, और यहीं से टूथ डीके हो जाता है शुरू, ठीक है। जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका भी कुछ सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं। ये बैक्टीरिया जो फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे माउथ में खाना खाने के बाद जो बच जाते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और जो फूड पार्टिकल में शुगर होता है उसे डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। उन शुगर्स को डिग्रेड करके बनाने लगते हैं एसिड्स। ये एसिड्स बनते रहते हैं, तब तक बनते हैं जब तक एसिड का जो pH है 5.5, तब तक इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक इससे ज़्यादा है। जैसे ही इसका pH 5.5 से कम हुआ तो ये टूथ डीके अपना शुरू कर देते हैं। तो किस पर अटैक करते हैं, एनिमल पे फाइनली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी है। मम्मा पापा जैसे ही हम सुबह उठते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। इसका रीज़न है जो रात में हमने खाना खाया है या जो हमारे माउथ पे फूड पार्टिकल्स रह गए हैं उसकी वजह से ये एसिड्स बनने लग गए हैं और ये एसिड्स बनते बनते हम लोगों के एनिमल पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लगाते हैं टूथब्रश में टूथपेस्ट। टूथपेस्ट होता है एक बेस। टूथपेस्ट क्या होता है, एक बेस होता है। हमारे माउथ का pH कैसा है, एसिडिक। तो ये एसिड जब बेस से मिलेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ब्रश करते वक्त जो हम स्पिट करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर निकलता है, ठीक है। हमारे माउथ का pH है एसिडिक, हमने उसमें बेस ऐड किया टूथपेस्ट की फॉर्म में। टूथपेस्ट की फॉर्म में जब बेस ऐड किया तो दोनों में आपस में रिएक्शन हो गई और सॉल्ट और वाटर बन गया, ठीक है, और वो हम स्पिट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी एसिड उसने मान लो बना लिया था वो सारा का सारा बेस अप्लाई करके हम सारा डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया pH का इम्पोर्टेंस हमारे टूथ डीके में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर में हम बेसिस से रिलेटेड सारी बात कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने बेसिस को स्टार्ट किया। बेसिस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिटर होते हैं टेस्ट में, फिर हमने पढ़ा कि ये सोपी होते हैं टू टच, सोपी टू टच, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये रिलीज़ करते हैं OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। कौन सा सॉल्यूशन कितना OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा, इसके बेसिस पे हमने दो पढ़े। स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन वाटर एंड वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। फिर हम आ गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने बेस की रिएक्शन कराई मेटल से, तो हमारा बना सॉल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। फिर हमने बेस की रिएक्शन कराई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराई। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी और बन रहा था सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एसिड की और सॉल्ट की बात रिएक्शन करा दी। एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई तो बन गया सॉल्ट एंड वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। हमने कहा कि एसिड रिलीज कर रहा है H+ आयंस, बेस रिलीज कर रहा है OH नेगेटिव आयंस, और इसी की वजह से ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए pH स्केल पे। pH स्केल पे हमने कहा कि 0 to 14 तक की बात ये स्केल करता है, ठीक है। ये एक मेजरिंग स्केल है जिसमें P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पार जर्मन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 7 बीच में आता है आपका 7। जैसे ही कोई भी
सॉल्यूशन 0 से 7 की रेंज में आएगा तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ये सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन का pH आता है 7 तो वो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल। अगर किसी का सॉल्यूशन आता है 7 से लेकर के 14 के बीच में, मतलब 8 to 14, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है बेसिक। अब इस pH का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सबकी लाइफ में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो। तो सबका अपना अपना रेलेवेंस है। इस pH का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है इन सबकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ा नेटल प्लांट का। नेटल प्लांट की लीव बहुत स्टिंगिंग होती है, उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, और ये मेथेनोइक एसिड जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टिंगिंग के फॉर्म में इंजेक्ट करता है और फाइनली हमें होता है बर्निंग सेंसेशन। ये बर्निंग सेंसेशन हम रोक सकते हैं कैसे? उसके पास ही एक डॉग प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट की लीव्स जब उस पोर्शन पे रब कर लेते हैं तो उसका जो एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूर कुछ बेस होगा जिसकी वजह से वो नलिफाई हो जाता है और हमारा बर्निंग सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल जब एसिड रेन होती है, तो जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन किसे बोलते हैं? जब ब्रेन का जो pH होता है वो लेस देन हो जाता है 5.6 से, ठीक है। जब pH एसिड रेन का 5.6 से कम, रेन का pH 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एसिड रेन। अब ये एसिड रेन कहाँ से आई? जो इतने सारी व्हीकल्स और ये सब चल रहे हैं, फ्यूल्स जल रहे हैं, इनसे जो नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज़ हो रहा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एसिड की मतलब रेन की फॉर्म में वाटर आता है, उस वाटर के साथ कंबाइन करके बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यही फिर रेन के साथ हमारे एसिड रेन की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये जब एसिड रेन सॉइल पे पड़ती है तो सॉइल का pH डिस्टर्ब हो जाता है, जब ये वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है तो वाटर बॉडीज़ का pH डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल का pH अगर एसिड है या बेसिक है तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर एसिडिक है तो बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक चीज़ें मिला दो, फर्टिलाइज़र जिसका नेचर बेसिक हो वो मिला दो। अगर उसका सॉल्यूशन मतलब उसका नेचर अगर बेसिक है तो कुछ एसिडिक मिला दो, मैन्योरिंग कर दो, कंपोस्ट ऐड कर दो, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद हमने बात की pH स्केल के इंपॉर्टेंस की इन टूथ डीके। टूथ डीके में क्या होता है कि हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स होता है उन पे अटैक करते हैं और उसके शुगर्स को डिग्रेड कर देते हैं और बनाते हैं एसिड्स, ठीक है। वो एसिड्स हमारे एनिमल को, जो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पूरी बॉडी में, उसमें पूरा हार्डेस्ट सब्सटेंस पे उस पर वो अटैक करते हैं और उसे ख़राब करना शुरू कर देते हैं, उसे डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। इससे होता है टूथ डीके। तो इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ब्रश कर लो टाइमली, सुबह कर लो, शाम में, रात में कर लो सोने से पहले, तो इनफ हो जाएगा। जितने एसिड का फॉर्मेशन आपके माउथ में हुआ होगा उन बैक्टीरियाज की वजह से वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्विक रिवीजन ले लिया है जो हमने आज पढ़ा है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद अगर आपको बेसिस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड सो फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, we are terminating this video here only, and you please don't forget to like, comment and subscribe to my channel and share it with your friends.